फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 है ये H.C. वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 सर्कुलर मोशन का, जिसमें बोला था कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खाली स्पीड कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगा, ये बात सच है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी वेलोसिटी इधर है कभी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, पहला इनकरेक्ट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये बी भी गलत हो गया। सी में बोल रहा है कि वेलोसिटी चेंजेज, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट लिखा है, तो एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल लग रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पे है, ए पोजीशन पे है, उस समय सेंट्रीपिटल माइनस आई कैप की तरफ लग रहा है कि नहीं, माइनस आई कैप की तरफ, और जब पार्टिकल यहाँ पे है, इसको बी कंसीडर कर लीजिए, अगर बी पॉइंट पे पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल देखिए डाउनवर्ड यानी कि माइनस जे कैप की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर, तो डायरेक्शन चेंज होने पे माना जाएगा कि चेंज हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है v²/r, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन क्या था, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेज, ये सही है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बिना डायरेक्शन चेंज किए कैसे मूव कर सकता है पार्टिकल, उसको टर्न करना है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर है ये एक। और एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल कभी इधर है, कभी डाउनवर्ड है, कभी राइटवर्ड है, कभी अपवर्ड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर चेंजिंग, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कार हैविंग मासेज m1 एंड m2 मूव इन सर्कल ऑफ रेडियाई r1 r2, तो ये अलग अलग रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, एक r1 रेडियस के सर्कल में m1 मास मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, और r2 रेडियस के सर्कल में, ये वाला पहला वाला रेडियस r1 है, सेकेंड रेडियस ये m2 जो है वो दूसरा r2 रेडियस में मूव कर रहा है, ये वाला r2 है, ये बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है, बड़े वाले सर्कल में, ठीक है, दोनों एक चक्कर एक ही समय में पूरा कर रहा है, नहीं, इफ़ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम, तो पूछ रहा है ω1, ओमेगा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/टाइम पीरियड, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/टाइम पीरियड, तो ω1/ω2, आइए देखते हैं क्या होगा, ω1 जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 2π/ पहले को कितना समय लगा डिवाइडेड बाई, ω2 जब मैं लिखूंगा तो 2π/ दूसरे को कितना समय लगा, राइट, और तो कुछ ओमेगा का फॉर्मूला है नहीं, ओमेगा का तो यही फॉर्मूला है 2π/टाइम पीरियड। अभी ऐसा गिवन है कि इक्वल टाइम में दोनों कंप्लीट कर रहा है सर्कल, कंप्लीट सर्कल इन इक्वल टाइम, तो क्या ये टाइम इक्वल है, t1 और t2 इक्वल है, और 2π तो पहले से ही दोनों का सेम है, यानी कि ये 1:1 आ गया कि नहीं, ओमेगा दोनों का सेम होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आ गया। ये मास ज़्यादा है कि रेडियस ज़्यादा कम है उस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला में खाली 2π और टाइम है, 2π तो दोनों में कॉमन है, और टाइम इन्होंने दे रखा है कि दोनों को सेम टाइम लग रहा है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आया। थर्ड क्वेश्चन है, अ कार मूव्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन फिगर, मतलब ये जो टेढ़ा मेढ़ा रोड लग रहा है, नहीं, रोड ऐसे कर्व है, कहीं का रेडियस ज़्यादा है, कहीं का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसका रेडियस ज़्यादा लग रहा है, ये दूसरे वाले पार्ट का, इसका ज़्यादा नहीं, इसका ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि कम कर्वेचर है, और ये ज़्यादा कर्व है इसलिए रेडियस कम होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए पॉइंट पे रेडियस जो है वो कम है, और बी जहाँ पे है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है ना। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन कार इज NA एंड NB, ठीक है, नॉर्मल फोर्स NA और NB है, ए पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है NA और बी पे NB, व्हेन इट इज़ एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली, तो आपको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन ए पे ज़्यादा होगा कि बी पे, ठीक है,
ऐसा ऑप्शन है कि दोनों इक्वल होगा, राइट। स्पीड, ये की पॉइंट है इसमें कि स्पीड दोनों का कांस्टेंट है, दोनों ही पॉइंट पे कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए यहाँ से जब मूव कर रहा होगा ये, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए इक्वेशन लिखेंगे, नीचे की तरफ mg, यहाँ पे नीचे की तरफ mg, राइट। और यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके नीचे क्या है, ये बेस है, सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये सपोर्ट ऊपर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए। सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल। तो इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस n माइनस mg क्यों नहीं मैं लिखा, mg माइनस n क्यों लिखा, क्योंकि सेंट्रीपिटल चाहिए mg की तरफ, यानी mg ज़्यादा होगा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स mg की तरफ मिलेगा मुझे। इस सर्कल का सेंटर किधर है, नीचे है, तो mg फोर्स की तरफ नेट फोर्स चाहिए, सो mg मस्ट बी ग्रेटर देन n। तो mg माइनस n इज नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है m और सेंटर सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर, सेंटर की तरफ। तो mv स्क्वायर बाई आर मैं लिख दिया, नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सॉल्व करने पे n बराबर आया mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, राइट। वैसे ही b पॉइंट पे जब मैं लिखूंगा तो b पॉइंट पे भी mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऊपर, राइट। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और सर्कल में मूव कर रहा है, सो mg माइनस n, यहाँ भी mv स्क्वायर बाई आर होगा, राइट। यहाँ भी मुझे वही लिखना है ना, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, कौन से पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन, b पॉइंट का, इक्वल टू mv स्क्वायर बाई रेडियस, कौन से पॉइंट का रेडियस, b पॉइंट का रेडियस, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, mg, नॉर्मल को इधर लेके चले जाएंगे, mv स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो नॉर्मल बराबर mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर आया। नॉर्मल इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, नॉर्मल इधर ले आए और mv स्क्वायर बाई आर इधर ले आए। तो mg तो दोनों केस में कांस्टेंट है कि नहीं, mg दोनों केस में सेम है, और क्या v भी दोनों केस में सेम है। कौन सा केस लेके चल रहा हूँ कि कम जिसका रेडियस है उस पर फोकस करते हैं, यानी ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट पे देखिए कम रेडियस है, कर्वेचर पूरा ज़्यादा कर्व है, तो यहाँ का रेडियस क्या है, कम। तो जहाँ का रेडियस कम, वहाँ कम से डिवाइड करेंगे तो mv स्क्वायर बाई आर का वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि कम से डिवाइड हुआ ना, तो डिनोमिनेटर कम है तो ओबियसली ज़्यादा आएगा। और अगर mv स्क्वायर बाई आर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा mg में से, mg में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा। तो mg में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो नॉर्मल जो था उसका वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो चुका है। और नॉर्मल कम आया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, कम है, क्योंकि रेडियस तो कम ए पॉइंट के लिए ही मैंने लिखा था, इसीलिए NA इज लेस दैन NB, NA इज लेस दैन NB आया, तो सी ऑप्शन आ रहा है। देखिए हाँ, बुक में भी सी दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ये गलत है, ये भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल ऑफ मास m, हाँ पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, ज़ीरो, उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इज फाउंड टू बी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, किसी पार्टिकल m को देखा गया, किससे देखा गया, इनर्शियल फ्रेम में, मतलब जो नॉन एक्सेलरेटिंग था। तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, उसको सूडो फोर्स नहीं लेना होता है, राइट। सूडो फोर्स एक होता है कॉन्सेप्ट, जो कौन ले सकता है उसको, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो सूडो फोर्स नहीं लेना है इसको। और इसने एक m मास को देखा तो उसको ये सर्कल में घूमता हुआ नज़र आया r रेडियस का, विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v से मूव करता हुआ आया, दिखा इसको। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट इज, इसको बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा उसके, जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कॉन्सेप्ट किसके लिए आया है, नॉन इनर्शियल यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो रहता है उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, राइट। और सूडो फोर्स
विच ऑब्जर्वर कैन कंसिडर सूडो फोर्स या विच ऑब्जर्वर शुड यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स? ऑब्जर्वर विच इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन ये तो इनर्शियल फ्रेम में है तो इसको सूडो फोर्स मानना ही नहीं है, तो इसके लिए सूडो फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा, राइट, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल में लगाया जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल के लिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए नहीं, राइट। तो mv²/r जो फोर्स है, बट नॉन इनर्शियल के ऑब्जेक्ट खुद को रेस्ट में महसूस करेगा। मतलब ये है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और खुद पार्टिकल ही ऑब्जर्वर हो जाए, राइट, तो इसको ये नहीं पता चलता है कि ये सर्कल में मूव कर रहा है, इसको पता चलता है कि ये रेस्ट पे है, इसको क्या फील होता है कि ये रेस्ट पे है। तो अगर ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, जो खुद सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, तो इसको इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो इसको खुद को रेस्ट में फील कराना है, इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक लेता है, राइट। ये क्या लेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होता है mv²/r, और उल्टा ये ले लेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू उतना ही होता है मैग्नीट्यूड में जितना सेंट्रीपिटल का होता है, तो सेंट्रीपिटल भी mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल भी mv²/r, तो इस पर नेट फोर्स जीरो, इसलिए ये एक्सपीरियंस करेगा खुद को रेस्ट में। लेकिन जो ग्राउंड से इसको देखेगा ना, ग्राउंड से ऑब्जर्वर, ग्राउंड से, ये तो इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल वाला गायब हो जाएगा इसके लिए। ग्राउंड से जो देखेगा सर्कल में घूमता हुआ किसी को, उसको ये सेंट्रीफ्यूगल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाला तो इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो उसको ये सर्कल में घूमता हुआ नज़र आएगा और वो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा। ग्राउंड वाला सिर्फ क्या कंसिडर करेगा? सेंट्रीपिटल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने वाला है फर्स्ट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। So this force is considered only by that observer which is in non-inertial frame. Only by centrifugal force can be considered only by that observer which is in non-inertial frame, which is in non-inertial frame. इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर है उसको ये फोर्स कंसीडर नहीं करना होता है, और अभी ये इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है, इसीलिए इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़ीरो लिखना है। देखिए पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये भी है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो भले ही ओमेगा यूनिफॉर्म है, लेकिन ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड पूरा 3D है, और इसमें कोई आदमी खड़ा है यहाँ, तो ये भले ही कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लग रहा है इसके ऊपर। और जब भी किसी पे एक्सेलरेशन लगता है, जब भी कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है, तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। कैसा फ्रेम बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। यानी कि कांस्टेंट ओमेगा से घूमने वाला सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में माना जाएगा, क्योंकि सर्कल में बिना एक्सेलरेशन के कोई मूव ही नहीं कर सकता है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में खाली मूव कर सकता है, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी से। सर्कल में तो एक एक्सेलरेशन कंपलसरी है, सेंट्रीपिटल। तो एक्सेलरेशन आ गया, इसलिए इसको मैं क्या मान लूँगा कि ये भाई साहब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट। फिर इट इज़ व्यूड फ्रॉम फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस। इनका फ्रेम जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट, जहाँ पे ये खड़े हैं जो ऑब्जर्वर हैं वो, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, राइट। अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से, और इसको देख रहा है जो, वो खुद जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। जो देख रहा है वो जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से कर रहा है। तो इस पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω²r, है कि नहीं? ω²r होता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पार्टिकल, ये पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लेगा? तो आपको याद होगा कि सूडो फोर्स का वैल्यू होता है कि मास, सूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू जो देखता है उसका एक्सेलरेशन, जो देखता है उसका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? ω0²r।
तो इस पे ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना ले लेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। तो सूडो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू मास, यानी m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ रेडियस a है, कितने रेडियस में मूव कर रहा है ये, a रेडियस में मूव कर रहा है, a रेडियस के सर्कल में। इस सारे ऑप्शन में रेडियस की जगह पर a ही लिखा है, तो ये a रेडियस में ही मूव कर रहा होगा ये मूविंग पार्टिकल। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पक्का लेना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा, वो m ओमेगा नॉट स्क्वायर a। ध्यान रखना है कि ये ओमेगा नॉट किसका एक्सेलरेशन है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, फ्रेम का। जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, इसका ओमेगा लेना है यहाँ, इसका सेंट्रीपिटल, इसका वाला जो एक्सेलरेशन है वो लेना है, राइट। ठीक है, ऑब्जर्वर का लेना होता है इसका। अगर सिमिलर अगर कंसीडर एक करें सिचुएशन, तो एक लिफ्ट मानिए, लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट में कोई पर्सन ऐसे खड़ा है लिफ्ट के अंदर, या एक लिफ्ट के अंदर एक m मास हैंग कर रहा है ऐसे, और ये लिफ्ट पूरा a एक्सेलरेशन से ऊपर मूविंग है, और इस फ्रेम में यहाँ पे खड़ा है पर्सन कोई। तो ये इसके लिए क्या क्या इक्वेशन लिखेगा, देखिए mg फोर्स तो एक लिखेगा ही, इस पर टेंशन फोर्स भी लिखेगा, लेकिन एक फोर्स और इसको लिखना पड़ेगा। अब फ्रेम ऊपर एक्सेलेट कर रहा है, फ्रेम ऊपर की तरफ, तो इसको एक नीचे सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, कितना, तो मास तो बॉडी का लेना है, लेकिन एक्सेलरेशन फ्रेम का लेना होता है, और उल्टे डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लेगा, तो ये सूडो फोर्स लेना पड़ता है इसको, नॉन इनर्शियल वाले को। तो इस केस में जो सर्कल में घूम रहा था उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा था, कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। तो जितना फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन यहाँ लेना पड़ता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, किस पे, तो जिसको ये देख रहा है, अब m मास को ये देख रहा है घूमता हुआ, तो कितना सूडो फोर्स उस पर लेगा, तो मास इनटू ये अपने फ्रेम का एक्सेलरेशन लेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। अब ये सेंटर की तरफ था, तो ये अवे फ्रॉम सेंटर उसका डायरेक्शन लेगा, तो अवे फ्रॉम सेंटर क्या हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, और m था, तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना पड़ेगा m मास के ऑब्जेक्ट पे। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन इसका आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, टेबल पे पार्टिकल रखा हुआ है जो यूनिफॉर्मली, ये पार्टिकल P है मान लेते हैं, और ये यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द पार्टिकल गोज इन सर्कल, इट्स स्पीड इज 20। इस पार्टिकल की स्पीड, ये ग्राउंड पे कोई पर्सन देख रहा है, ग्राउंड वाला पर्सन, तो इसको सूडो फोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको ये P पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है, कितना स्पीड दिख रहा है इसको, 20, ठीक है, 20 स्पीड से सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टिकल, और इसका एक्सेलरेशन भी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन सा होता है, खाली सेंट्रीपिटल, है ना। सेंट्रीफ्यूगल नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में होता है, जिसमें स्पीड बढ़ाना होता है ना। इसमें तो खाली सेंट्रीपिटल रहेगा, यानी ये जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वही सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल हमको पता है कि v² होता है, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको 20 नज़र आ रहा है, और v भी 20 ही था, देखिए, तो v भी 20 लिखा है इसने, और एक्सेलरेशन भी 20, यानी सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, एक 20 से एक 20 कट गया, तो ये r इधर गया, तो रेडियस 20 आ गया है कि नहीं, यानी 20 सेंटीमीटर रेडियस है। इस जिस सर्कल में भी घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर कर रहा था, इसीलिए इस पे इसका जो भी एक्सेलरेशन दिया रहेगा वो सेंट्रीपिटल ही होगा। तो ये जो लिख रहा है कि 20 एक्सेलरेशन है, यही सेंट्रीपिटल है, और वेलोसिटी है 20, तो वेलोसिटी का स्क्वायर बाई आर करने से ही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 20 है, और वेलोसिटी भी 20 ही था, तो इससे रेडियस का वैल्यू क्या आ गया, 20 आया। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर ये बोल रहा है कि द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजिशन टू मेक द रेडियस हाफ। अच्छा, पहले रेडियस 20 था, अब ये पार्टिकल अपना जगह चेंज करके 10 रेडियस में घूमने लगा। कितने रेडियस में घूमने लगा, 10, ठीक है।
तो ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू वैल्यू ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन, स्पीड और एक्सेलरेशन का नया वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो अभी भी देखिए उसका ओमेगा तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर बोला है। यूनिफॉर्म सर्कुलर में अगर ये प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो इसका ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। तो जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी 20 थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, 20। तो ये बोला ना कि अब आधे लोकेशन पे आ गया, यहाँ अब आ गया, यानी कि पहले रेडियस 20 पे था तो अब 10 रेडियस में, मतलब इस छोटे से सर्कल में ये घूमने लगा। मैंने यहाँ अपना लोकेशन चेंज कर दिया और सर्कल वही ओमेगा से ही घूम रहा है वो डिस्क, राइट। तो हमको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा, पिछले केस में ओमेगा निकाल लेते हैं। पिछले केस में v कितना दिया था, 20, रेडियस भी कितना आया था, 20, है कि नहीं। तो ओमेगा कितना आएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। सो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, तो v भी 20 था, r भी 20 था, तो क्या ओमेगा 1 था। तो ओमेगा को मैं लिख दूंगा 1, और रेडियस को मुझे लेना है, क्या कर देना है, रेडियस को आधा कर देना है। तो पहले रेडियस कितना था, 20, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए नया वेलोसिटी इसका क्या आ जाएगा, 10, न्यू वेलोसिटी इसका आ गया न्यू लोकेशन पे 10। अब रेडियस भी क्या हो गया है, इसका आधा हो गया है, आधे रेडियस वाले में सर्कल में चल रहा है। तो ए भी क्या होगा, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर, तो v है 10 हो चुका है ना इसकी वेलोसिटी, तो 10 का स्क्वायर, और रेडियस भी क्या हो चुका है, 20 से कम होके 10 रेडियस में ये घूम रहा है। तो ये 10 से एक 10 कैंसिल होके, और एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो न्यू लोकेशन पे इसका वेलोसिटी भी 10 आया और एक्सेलरेशन भी 10। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी उसका न्यू वेलोसिटी भी 10 हो गया और उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लग रहा था उस पर वो भी 10 आया। 7 नंबर क्वेश्चन में है, वाटर इन अ बकेट इज रिल्ड इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, एक बकेट में पानी रख के और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। एक रस्सी से बकेट को बांधा गया है और उस पानी इसमें भरा हुआ है और इसको सर्कल में घुमाना है ऐसे, राइट, ऐसे सर्कल में घुमाना है, वर्टिकल सर्कल में। तो द वाटर डज नॉट फॉल इवन व्हेन द बकेट इज इन्वर्टेड। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब चला जाएगा बकेट तो क्या उल्टा, ऐसे उल्टा बकेट हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो रस्सी ऐसे रहेगा ना, पूरा ये सर्कल में घूम रहा है तो, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा बकेट, ऐसे उल्टा उल्टा, और रस्सी हाथ में रहेगा, तो पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये पूछ रहा है। इन्वर्टेड एट टॉप ऑफ इट्स पाथ, वी कंक्लूड दैट एंड इन दिस पोजिशन, पानी इसमें से नहीं गिर रहा है, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बकेट में जो पानी है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा होगा सर्कल से बाहर की तरफ, वो mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो वो वाला ज़्यादा होगा इसके mg से। पानी को जो अर्थ नीचे बुला रही होगी कि mg से आ जा नीचे, और पानी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर mv स्क्वायर बाई आर, तो उसमें mv स्क्वायर बाई आर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं, और mg क्या होगा, कम होगा, राइट। सो mg इज नॉट ग्रेटर, mg ग्रेटर नहीं होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर से। mv स्क्वायर बाई आर ग्रेटर हो सकता है, mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है, जस्ट उसको रोकने के लिए पानी को, लेकिन mg को कभी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। mg अगर ग्रेटर हो गया mv स्क्वायर बाई आर से तो पानी नीचे की तरफ गिर जाएगा बकेट से। 7 का कौन सा ऑप्शन आ गया, सी, क्योंकि mg ज़्यादा होगा तो पानी नीचे गिर जाएगा, तो mg ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। mv स्क्वायर बाई आर ज़्यादा हो सकता है, या mg mv स्क्वायर के बाद इक्वल भी हो सकता है, लेकिन mg तो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी नीचे गिरने लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है, a stone of mass m tied to a string of length l is rotated in circle with the other end of string as center। एक स्ट्रिंग से m मास के स्टोन को बांध के हम घुमा रहे हैं सर्कल में। द स्पीड ऑफ स्टोन इज v, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। कैसे स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड वाले में खाली सेंट्रीपिटल लगता है कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों लगता है, बताइए तो फोर्स। कांस्टेंट स्पीड वाले में, कांस्टेंट स्पीड वाले सर्कुलर मोशन में खाली सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है कि टेंजेंशियल भी लगता है, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है इसलिए। इफ़ स्ट्रिंग ब्रेक द स्टोन विल मूव, अगर ये रस्सी टूट जाए अचानक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इधर वाला फोर्स बंद हो गया तो इसमें यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा,
तो क्या ये अपने टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग जाने लगेगा, राइट। तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, अलॉन्ग अ टेंजेंट, अपने टेंजेंट की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, राइट। देखिए लिखा है क्वेश्चन में कि अ सर्कुलर नहीं अ कॉइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं तो वो स्लिप कर जा रहा है कि नहीं, रोटेटिंग टर्न टेबल से। तो अगर उस टर्न टेबल का ओमेगा को डबल कर दें, पहले कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा था, तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट ओमेगा से चलेगा तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। कितना लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो वो जस्ट स्लिप कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा या जस्ट फ्रिक्शन के इक्वल हो गया होगा, क्योंकि स्लिप करने से बचाता कौन है, फ्रिक्शन ही तो बचाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल हो गया होगा, क्योंकि जस्ट वो स्लिप करने वाला था। तो जब इस ओमेगा को मैं डबल कर दिया 2 ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को मैं बढ़ा के क्या कर दिया 2 ओमेगा स्क्वायर, तो वो बोल रहा है कि ये रेडियस चेंज होके कितना हो जाएगा कि फिर से ये जस्ट स्लिप के कंडीशन में आ जाएगा, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं ओमेगा की जगह पर ओमेगा को मैं 2 ओमेगा से कर दिया चेंज, आर की जगह पे आर डैश मुझे निकालना है। मास में तो कोई चेंज नहीं है, वही मास है, लेकिन फ्रिक्शन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, रफनेस तो वही होगा, वही टर्न टेबल है। तो पुराने फ्रिक्शन को मैं यहाँ लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अब एम से एम कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व किए, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, तो आर डैश का वैल्यू r/4 आ गया। यानी कि अगर आप ओमेगा को डबल कर देंगे, ओमेगा को डबल कर देंगे तो आपको पुराना रेडियस का 1/4, पुराना रेडियस 4 सेंटीमीटर था, तो नया रेडियस 4 का 1/4 यानी 1 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब वहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर, द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन ओवर ब्रिज, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट। देखिए ये यहाँ पे मोटर बाइक है, यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये मोटर बाइक यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो कोई भी जनरल एंगल में थीटा ले लिया हूँ तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, बिल्कुल सही है ये mg। और ये रेडियस, इस साइड में रेडियस है और इसकी वेलोसिटी ये है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा mv²/r, इस तरफ लगेगा mv²/r। और नॉर्मल भी इधर लगेगा इस पे नॉर्मल, तो नॉर्मल प्लस mv²/r कितना होना चाहिए, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ, यानी mg cos थीटा, mg cos थीटा के बराबर लगना चाहिए, है कि नहीं। तो इससे नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा, नॉर्मल का वैल्यू ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस mv²/r। अब ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई करेगा ये, वैसे वैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, डायग्राम में देख के बताइए। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा, थीटा का वैल्यू धीरे धीरे, ये जब यहाँ पे चला जाएगा, देखते हैं, मान लेते हैं ये टॉप मोस्ट, नहीं थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए ले आते हैं ऐसे, तो mg इधर है, तो mg इधर है और नॉर्मल तो कम हो रहा है, मुझे लग रहा है थीटा क्या हो रहा है, कम, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो जिधर mg है वही वर्टिकल हो जाएगा, राइट, उधर ही उसका रेडियस वेक्टर हो जाएगा, उधर ही क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर। अभी mg और इसमें क्या अंतर है, mg इधर है और रेडियस इधर है, दोनों में एंगल कुछ बना है, रेडियस इधर है और mg इधर है, लेकिन जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड और उसका रेडियस भी वर्टिकली हो जाएगा ऐसे, तो यानी एंगल जीरो हो जाएगा ना, तो एंगल घट के जीरो हुआ, पहले कुछ ना कुछ एंगल है और बाद में जीरो हो गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज डिक्रीजिंग, राइट। अभी थीटा जब डिक्रीज होता है ना तो कॉस थीटा का वैल्यू और बढ़ने लगता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा उल्टा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस 0 की वैल्यू ज़्यादा होती है और कॉस 30-60 की वैल्यू उससे कम, क्योंकि कॉस 0 1 होता है ना, राइट। तो चूँकि जब ये ऊपर मूव कर रहा है, असेंडिंग पाथ पे है, ये असेंडिंग सिचुएशन में है, तो उस समय थीटा का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है और थीटा कम होता है तो कॉस थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा बढ़ता है तो mg कॉस थीटा भी बढ़ेगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन ये टर्म ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि बाद में ये कॉस 0 होने वाला है और कॉस 0 मैक्सिमम होता है 1, तो नॉर्मल भी बढ़ेगा, ये जैसे जैसे ऊपर आएगा नॉर्मल बढ़ने लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजेज। 11 नंबर क्वेश्चन में है 3 आइडेंटिकल कार A, B एंड C
आर मूविंग इन सेम विथ सेम स्पीड इन 3 ब्रिजेज, 3 ब्रिज है, एक सीधा लाइन ब्रिज है, एक डाउनवर्ड ऐसे कॉनकेव है, एक अपवर्ड कॉनकेव जैसा है, 3 है। प्लेन ब्रिज ए बी, ब्रिज बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, ब्रिज सी गोज ऑन ब्रिज कॉनकेव अपवर्ड, सी ब्रिज क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है। तीनों में एफ ए एफ बी एफ सी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है। फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द कार ऑन ब्रिज व्हेन दे आर एट मिडिल ऑफ ब्रिज। तो आपको तीनों में कंपेयर करना है कि कहाँ पे फोर्स, नॉर्मल फोर्स ब्रिज और कार के बीच जो लग रहा है वो ज़्यादा लगेगा। तो पहले केस में क्या नॉर्मल इक्वल टू एम जी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के। दूसरे केस में देखिएगा एम जी नीचे है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और नॉर्मल भी बाहर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर ये मिला के एम जी है। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या है, एम जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। तो यानी ये दूसरा वाला जो केस था वो तो कम हो गया। पहले वाले केस में मतलब ए में नॉर्मल एम जी के बराबर था, लेकिन बी में नॉर्मल एम जी से कुछ कम हो गया। बी में नॉर्मल देखिए एम जी से कुछ कम हो गया, क्योंकि एम जी नीचे था, नॉर्मल ऊपर और सेंट्रीफ्यूगल भी ऊपर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस नॉर्मल ये दोनों मिला के एम जी के इक्वल थे, तो ये तो कुछ माइनस कर दिया, तो यानी कि बी में तो कम हो गया। अब सी में देखते हैं क्या होगा ना। सी में देखिए ये नॉर्मल को ज़्यादा कर देगा क्या, सी में नॉर्मल ऊपर और एम वी स्क्वायर बाई आर भी ऊपर, दोनों ऊपर हो गया, नहीं एम वी स्क्वायर बाई आर अवे फ्रॉम सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल है कि नहीं, तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा नीचे की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, और नॉर्मल बेचारा अकेला ऊपर, तो नॉर्मल मुकाबला करेगा किसका किसका, एम जी का प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इस बार नॉर्मल देखिए ज़्यादा हो गया, फर्स्ट से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि एम जी में कुछ ऐड हो रहा है, राइट। तो इस केस में देखिए एन ऊपर था और एम जी और एम वी स्क्वायर बाई आर दो नीचे थे इन लोग, तो इन दोनों का सम मिलाकर नॉर्मल हुआ। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल देखिए आया कौन से केस में, सी केस में, सी में मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स लगेगा। 12 नंबर ट्रेन वाला क्वेश्चन है। अ ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये अर्थ का रोटेशन किधर से किधर होता है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, नहीं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन एक ट्रेन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। विथ एंड अनदर ट्रेन बी विथ सेम मास रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दो ट्रेन है, एक ट्रेन भी जा रहा है वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है, ये बी ट्रेन है, और ए ट्रेन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्पीड अलोंग इक्वेटर, स्पीड अलोंग द इक्वेटर, ए प्रेसेज द ट्रैक विथ फोर्स F1 एंड बी प्रेसेज द ट्रैक विथ F2, तो ज़्यादा कौन प्रेस करेगा इसका, तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन क्या पूछ रहा है, ये ट्रेन और अर्थ के बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट के बीच। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा कब लगता है, नॉर्मल रिएक्शन तो एम वी स्क्वायर बाई आर और प्लस एम जी होता है कि नहीं, तो एम जी तो दोनों के लिए सेम ही होगा, अर्थ पे दोनों ही तो अर्थ पे ही हैं, तो चाहे इधर से इधर ट्रेन जाए या इधर से इधर, दोनों तो एम जी फोर्स से ही अर्थ को दबाएंगे। लेकिन एक और फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो उसमें जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई वो ज़्यादा प्रेस करेगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन अर्थ के साथ क्या लगेगा, ज़्यादा। तो वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो सेम डायरेक्शन में दो चीज़ जाता है ना, तो उसका वेलोसिटी रिलेटिव कम हो जाता है कि नहीं। जैसे आप इधर जा रहे हैं 10 से और कोई और जा रहा है 5 से, तो आपको इसका स्पीड 10 - 5 5 नज़र आएगा, और दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका वेलोसिटी रिलेटिव बढ़ जाता है। तो अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट और ट्रेन जा रही है ईस्ट से वेस्ट अपोजिट, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स क्या लगा देगा, ये ज़्यादा फोर्स लगा देगा ये, राइट। तो ए वाले केस में यानी फर्स्ट केस में ज़्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा अर्थ और ट्रेन के बीच। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ऐसे होगा, ये बॉडी है, ऐसे अर्थ बना लेते हैं और इस पर कोई बॉडी रोटेट कर रही है यहाँ, या यहीं पे हम ले लेते हैं इक्वेटर, तो सेंटर की तरफ क्या लगता है एम जी, यहाँ बॉडी है, ये एम मास है, सेंटर की तरफ क्या लगेगा एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ, क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहा हूँ, मूविंग बॉडी का, इसका,
तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे बाहर लगेगा और mg अंदर लगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर mv²/r। तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg इक्वल टू, ये बाहर की तरफ, इस पे ऐसे बाहर की तरफ लग गया mv²/r, तो mg इक्वल टू n प्लस mv²/r। तो इस तरह से n इक्वल टू क्या आ गया, mg माइनस mv²/r, राइट। अब जिसका भी ज़्यादा होगा, दोनों में से एक किधर है, अर्थ तो रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, राइट। और बी जो है ना, ट्रेन नंबर बी, वो अर्थ के सेंस में रोटेट कर रही है बी से, लेकिन ट्रेन नंबर ए उल्टा मूव कर रहा है अर्थ का, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो जैसे एस्केलेटर वाला एग्जांपल दिए कि एस्केलेटर अगर मूव करे ऊपर और आप भी ऊपर चलें तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी एस्केलेटर आपके वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही अर्थ अगर मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट और ट्रेन भी वेस्ट से ईस्ट मूव करे तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो mv²/r ज़्यादा होगा, और mv²/r ज़्यादा होगा तो mg से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि नॉर्मल का वैल्यू कम मिलेगा। यानी जो ट्रेन वेस्ट से ईस्ट चल रही है उसमें नॉर्मल कम मिल रहा है, तो पहला ट्रेन ईस्ट से वेस्ट वाले में नॉर्मल ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए इसने लिखा है F1 इज ग्रेटर देन F2। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग 14 में बोल रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ L इज पाइवोटेड एट वन एंड इज रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं इसको पाइवोट कर देता हूँ इस पॉइंट पे, और ये रॉड कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, तो उसका यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है और इस जगह पे टेंशन पूछ रहा है, राइट। तो आइए पहले यहाँ पे निकालते हैं टेंशन। तो इसके सामने इतना मास है, कितना टोटल रॉड का मास m है, तो 3L/4 का मास होगा 3m/4, और इधर m/4 बच गया तो इसका मास होगा m/4, राइट। तो अब इस m/4 इतने मास को कंसिडर करें तो ये कितने रेडियस में घूम रहा है, तो इस मास के सेंटर से और यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, तो इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 3L/4 ये वाला डिस्टेंस हो चुका है 3L/4, और ये खुद L/4 का है, जो ब्लैक वाला पार्ट है L/4 का, तो इसका आधा कितना आएगा, L/8 आएगा। तो सेंटर से लेकर और इसके सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L/8 प्लस 3L/4, जो कि सॉल्व करने पे आएगा 8 LCM ले लेंगे आप, तो L प्लस इसमें 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, 6L और L 7L/8, यानी रेडियस कितना लेंगे 7L/8। तो इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है m⍵², और रेडियस की जगह पर क्या लेंगे 7L/8, और इसका मास कितना लेंगे, इस ब्लैक वाले का मास कितना लेंगे, तो सर m/4 लेंगे, 1/4 मास ये है, तो m/4। तो इसको और अच्छे से लिखें m⍵²L, और ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 8 × 4 32। इतना टेंशन इस पॉइंट पे है। और ये कौन सा पॉइंट है, T1 है कि T2 है, ये वाला पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन एट द पॉइंट L/4, मतलब ये पाइवोट जहाँ है वहाँ से L/4 पे, यहाँ का टेंशन T1 बोला है, और अभी जो हम निकाले यहाँ पे इसको T2 बोला है इसने, तो ये T2 है। अभी इसको रख लेते हैं, अभी मुझे T1 निकालना है। T1 यहाँ का टेंशन है, तो इसके इधर का रॉड, इतने रॉड पे फोकस करिए, इतने रॉड का मास कितना होगा, तो इधर से सर m/4 है, 1/4 है, और इधर 3/4 है, तो इसका मास हो जाएगा 3m/4, तो m हो गया। और ω², रॉड का ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, कहीं का भी कंसिडर करें हम ω², क्योंकि इसने दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये देखिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा कांस्टेंट। अब इस रेड वाले पार्ट का सेंटर कहाँ है, यहाँ है सेंटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही रेडियस मुझे लेना है। अब ये रेडियस कितना होगा, तो इधर से L/4 हो चुका है, और ये 3L/4 है, तो उसका आधा क्या होगा 3L/8, और ये इधर से L/4, तो अभी इसका सेंटर से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 3L/8 प्लस L/4, LCM लेने पे आ जाएगा 8, ये 3L प्लस 2L, 3L और 2L, 3 और 2 5, 5L बाई कितना आ गया देख लीजिए,
ये L/4 ये वाला पार्ट और ये 3L/8, तो 8 LCM लिए तो 3L और 4 दूना 8, 3 2 5, 5L/8 आया। रेडियस कितना आ गया 5L/8। तो m ओमेगा स्क्वायर r को मैं क्या लिखूँगा 5L/8, राइट। अभी इसको और टेंशन, ये जो टेंशन था इसको मुझे T1 लिखना है, तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर l। देखिए ओमेगा स्क्वायर l और m को अलग रखें तो 5 गुना 3 15 आ रहा है, 15 और 4 गुना 8 32, तो 15/32 आया। अभी दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए इसमें भी m ओमेगा स्क्वायर l है, इसमें भी m ओमेगा स्क्वायर l है, दोनों है राइट। लेकिन इसमें 7/32 है, इसमें 15/32 है, 15/32 ज़्यादा है ना, तो T1 ज़्यादा होगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार यूज्ड इन स्टंट फिल्म शूटिंग। द कार मूव्स अप अलोंग एन इंक्लाइन क्लिफ। इंक्लाइन क्लिफ है, यहाँ से कार ऐसे मूव कर रहा है, कार है ये मान, उस पर एक बॉब लटका हुआ है, तो यहाँ से जंप मारा ये और इधर लैंड करने वाला है इस साइड में। तो जब ये हवा में था कार, यहाँ पे जब हवा में था उस वक्त पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट, लेट आर बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कार फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लिफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन कार इज इन एयर। एयर में जब स्ट्रिंग है तब स्ट्रिंग और बॉब के बारे में सोचिए, ठीक है। तो ये बॉब क्या हो रहा है, इसमें बॉब फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल का सिचुएशन है ये, है कि नहीं। ये कार भी फ्री फॉल के सिचुएशन में है, इस पर भी नीचे mg लग रहा है, इस पर भी नीचे mg ही लग रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही है, राइट। अगर इस कार में बैठा हुआ कोई पर्सन अगर सॉल्व करे न्यूमेरिकल, तो इस बॉब पे नीचे फोर्स लगेगा mg, और चूंकि ये फ्रेम ही नीचे g एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस पर सूडो फोर्स भी उसको ऊपर लेना पड़ेगा, कितना m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम दैट इज g। तो ये mg से mg तो यही बैलेंस हो गया, तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो टेंशन ज़ीरो होगा। इस केस में स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ज़ीरो। ये तो वही केस हो गया कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट में ऐसे m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ये फ्री फॉल कर गया, फ्री फॉल कर गया तो लिफ्ट इसमें रस्सी में टेंशन क्या होगा, ज़ीरो होगा रस्सी में टेंशन, क्योंकि ये भी g से गिर रहा है, ये भी g से गिर रहा है, दोनों में फ्री फॉल हो रहा है, तो दोनों g से गिर रहा है। या दूसरा एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं और ये लिफ्ट का केबल टूट गया, तो लिफ्ट जी से गिर रहा है और आप भी जी से गिर रहे हैं, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन यानी आपका एपरेंट वेट क्या होता है इस केस में, ज़ीरो होता है कि नहीं। दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम एक्सेलरेशन से गिर रहा है तो यहाँ भी वही केस है, इसलिए रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ थीटा डिनोट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, इफ़ द मास ऑफ बॉब इज स्मॉल m, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा। यानी ये टेंशन बराबर mg cos थीटा कब होगा, ऑलवेज होगा कि नेवर होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा कि मीन पोजीशन पे होगा। तो हम कोई भी जनरल एंगल थीटा लेकर और इसका यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। तो इधर mg है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा और इधर t, और यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इक्वेशन बनता है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ एक लगेगा mv²/r, तो बाहर दो फोर्स हो गया, एक mg cos थीटा और एक mv²/r, और अंदर की तरफ एक फोर्स t, तो t बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r। लेकिन ये बोल रहा है कि t इक्वल टू खाली mg cos थीटा चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो। और वेलोसिटी कहाँ ज़ीरो होता है, ओनली एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पे तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ जीरो होता है, एक्सट्रीम पे। यानी खाली एक्सट्रीम पोजीशन पे ही t बराबर mg cos थीटा हो पाएगा, बाकी सारे पोजीशन पे t बराबर mg cos थीटा में कुछ ऐड हो जाएगा mv²/r। सो ओनली एट एक्सट्रीम पोजीशन टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ऑब्जेक्टिव 1 में टोटल 16 क्वेश्चन ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ आएंगे।